नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है कि शंघाई सहयोग समिति में भारत को क्या मिला। भारत इसमें सफल रहा या असफल रहा। यह चर्चा मैं इसलिए करने पर मजबूर हुआ क्योंकि भारत में दो तरह के लोग मीडिया में काम करते हैं। एक या तो सरकार के घनघोर समर्थक हैं या घनघोर विरोधी हैं। हम जैसे मध्य मार्गी वाले पत्रकार कम हैं। होंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं तो हूं ना। लेकिन असल में क्या है कि कोई एक आदमी भी किसी चीज पर प्रश्न उठा देता है तो उसका सफाई देना, उसका जवाब देना जरूरी बनता है, क्योंकि कहा गया है कि अगर 100 बार एक ही झूठ को बोला जाए तो वो सत्य होने लगता है, और अगर 100 आदमी झूठ को बोलना शुरू करे तो फिर तो सत्य कहीं ठहरेगा ही नहीं। मैं यह क्यों कह रहा हूं? मैं पहले शंघाई सहयोग समिति की सफलता जो मुझे दिख रही है, मैं उस पर पहले चर्चा कर देता हूं। मित्रों, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनको विदेश मंत्रालय की कुछ थोड़ी बहुत भी समझ होगी, उनको इस बात की जानकारी है कि संयुक्त घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है। संयुक्त घोषणा पत्र कितना इंपॉर्टेंट होता है, यह बात आप जानिए कि जब G20 सम्मेलन भारत में हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दूसरे दिन नहीं रहना था, उनकी कोई बहुत प्री कमिटेड कार्यक्रम में जाना था। तो इसीलिए एक दिन पहले ही संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया गया। संयुक्त घोषणा पत्र का मतलब है कि सदस्य देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष उस घोषणा पर सहमत हैं और उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं, और तब जाकर के वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है और वो बाद में रिलीज होगा कि इस समिट में यह चीजें हुई। उस पर साइन अगर नहीं हो गया है, एक आदमी का भी अगर साइन नहीं हुआ है, तो संयुक्त घोषणा पत्र नहीं जारी होता है। उसका उदाहरण मैंने जैसे कहा कि G20 में अमेरिका के राष्ट्रपति की प्री कमिटेड कार्यक्रम की वजह से एक दिन पहले करना पड़ा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि उसी चीन में माननीय रक्षा मंत्री जी गए थे। तब पहलगाम का हादसा नया नया था, जख्म भरे थे, लेकिन चीन ने अपने चालाकियों से पहलगाम हादसे को उसमें शामिल नहीं किया। माननीय रक्षा मंत्री ने उसको साइन करने से इनकार कर दिया। वो संयुक्त घोषणा पत्र जारी ही नहीं हो पाया क्योंकि राजनाथ सिंह ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, साइन नहीं किया। अब जब यह शंघाई सहयोग समिति की मीटिंग हुई है उसी चीन में, उससे ये बड़ा था क्योंकि इसमें सदस्य देश ज्यादा थे। रूस के राष्ट्रपति भी इसमें थे और भी सदस्य देश थे, पाकिस्तान भी उसमें था। उसमें संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ और बाकायदा पहलगाम घटना की निंदा है, उसे एक आतंकी कार्रवाई बताया गया, मानवता पर धब्बा बताया गया, व्यापक विस्तृत उसको लिखा गया, कलमबंद किया गया। और मजे की बात है कि उस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी साइन किया और चीन के राष्ट्रपति ने भी। उससे भी जरूरी बात, वो तो लिखी बातें कई बार लोगों को देखने को नहीं मिलती, वो तो कहीं जाते कि ये चीज है, लेकिन बोलती वीडियो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में कहा। भारत के सभी के लोग उसको समझ पाए होंगे, जो अंग्रेजी जानते बोलते हैं वो भी, और जो हिंदी जानते बोलते हैं वो भी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा धब्बा है इंसानियत पर, और उससे बड़ा धब्बा है उसको संरक्षण और समर्थन देने वाले देश। मित्रों, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वहां का कैमरा सिर्फ प्रधानमंत्री को कवर कर रहा था, वो चीन का कैमरा था, भारत का नहीं तो मैं यह देखता कि चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का चेहरा कितना लटका उतरा हुआ है। लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वो कितनी ह्यूमिलेट महसूस कर रहे होंगे, घोर बेइज्जती फील कर रहे होंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस पूरे पंचायत में डंके के चोट पर आतंकवाद को एक गलत बताया, बदनुमा दाग बताया, और उससे बड़ा घातक उसको समर्थन देने वाले लोग को कहा है। मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों को घातक कहा, चीन के धरती पर बैठ करके।
मैं इस बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने रखा और बोला कि न भूतो न भविष्य, यह ना भविष्य में हुआ है, होगा, न भूतकाल में हुआ है। जितना बोल्ड स्टेप भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, उसके बाद हमारे समाचार चैनल वाले लोग कुछ वीडियो स्टोरी दिखाए कि कैसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चुपचाप खड़ा है और रूसी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री बात करते हुए इग्नोर कर रहे हैं। मीम्स भी आया कि उधर मत देखना, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, वगैरह वगैरह। कैसे अमेरिका के वो राष्ट्रपति वहां मिल रहे हैं और वो नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह। भारत के किसी मीडिया में यह नहीं दिखाया गया था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का रूसी राष्ट्रपति गलबहिया कर रहे या चीन का राष्ट्रपति उनको गले लग रहे हैं, उनको पपिया छुपिया दे रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ है, भारत के मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया से धकेआए जा चुके हैं, लतियाए जा चुके हैं। अब वो हमारे तरफ से यूट्यूबर हैं। फर्क यही है कि उनके सब्सक्राइबर हमसे ज्यादा हैं, उनके सुनने वाले लोग हमसे ज्यादा हैं, क्योंकि वो घोर भारत विरोधी बात करते हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। और इस देश में भारत विरोध सुनने वाले बहुत हैं, हम जैसे साफ सफा सुनने वालों की संख्या कम है। अब उन लोगों ने अखबारों में लिख लिख करके, अपने चैनल पर बना करके इसको टोटल फेल बताया है। एक सज्जन है, हमारे व्हाट्सएप पे है, हमारे से संपर्क में, फोन उनको हमसे बात होती रहती है। उन्होंने बाकायदा अखबार में लेख लिखा है और वो लेख की कटिंग मेरे को भेजा है और बताया है कि कैसे संघाई सहयोग समिति में भारत के प्रधानमंत्री को कोई नहीं पूछ रहा था और हर जगह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री छाए थे। अब मैं बड़ा चिंतित हो गया। मैंने गूगल पर उसके 2 दिन के सारे वीडियो खंगाल दिए कि कहीं पर भारत के प्रधानमंत्री को धक्का दिया गया हो और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को गोलबहिया किया गया हो। भारत के किसी चैनल पर ऐसा नहीं मिला। तो क्या हमारे वो मित्र देश में मोदी के विरोधी पत्रकार, हालांकि वो सब है, पत्रकार नहीं है, वो किसान है, वो नेता है, वो अब उनकी डिग्री बात करने लगूंगा तो हमारा 15-20 मिनट का कार्यक्रम में पीछे छूट जाएगा। सब है, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान से फुटेज मंगवाया था, चीन से फुटेज मंगवाया था? तो क्या वो हमारे अपने पत्रकारों से ज्यादा चीनी पत्रकार और पाकिस्तानी पत्रकारों पर भरोसा करते हैं? क्योंकि वो वीडियो तो भारत के किसी चैनल पर नहीं चला कि भारत के प्रधानमंत्री को धक्का करके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को गले लगाया गया। और वो पढ़े लिखे श्रेणी में आते हैं, तो क्या संयुक्त घोषणा पत्र के महत्ता को नहीं समझते? या उन्होंने ठान लिया है कि जिस तरह से उनके पुराने बॉस ने उनको पिछवाड़े पर लात मार करके भगाया है, उसी तरह से प्रधानमंत्री के सभी वक्तव्यों का लात मारेंगे, सभी को धत्ता बताएंगे, हर मामले में उनको सर्वाधिक फेल बताएंगे? क्या उन्हें इस बात की कहीं से फंडिंग होती है, कहीं से टॉनिक मिलती है, या वो पैदाइशी यही है कि नहीं हमको विरोधी करना है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संयुक्त घोषणा पत्र के महत्ता को मैं समझता हूं, उसकी इंपॉर्टेंस को मैं जानता हूं, और यह हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री, उसके कूटनीति में लगे हुए लोग, विदेश मंत्रालय के सदस्य और जो जो लोग पर्दे के पीछे से उस ड्राफ्टिंग में अपना योगदान दिए, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और निंदा करता हूं उसमें कमी निकालने वालों की। संघाई सहयोग समिति में भारत के प्रधानमंत्री ने जो चाहा वो हुआ, कहीं पर कोई त्रुटि, कमी या नुकसान वाली बात नहीं लगी। संघाई सहयोग समिति के सार्वजनिक और सदस्य देशों की मीटिंग के बाद कई लोगों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। चीन के राष्ट्रपति के साथ हुई, रूस के राष्ट्रपति के साथ हुई। ये 2 बड़े राष्ट्र थे और इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए इसकी पूरी कवरेज है। वैसे प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्षों से 1-to-1 बात किया, अकेले में बात किया, द्विपक्षीय बात किया और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। लेकिन चूंकि चीन और रूस एक बड़े राष्ट्र है, महत्वपूर्ण राष्ट्र है और इन पर दुनिया की नजरें थी, इसलिए हमने भी वीडियो में इन्हीं को रेफरेंस लिया था, क्योंकि दुनिया की नजर इस पर थी। आपने देखा होगा कि रूसी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को लिफ्ट देने के लिए 15-20 मिनट तक खड़े रहे, क्योंकि वो संघाई सहयोग समिति से सब लोग बारी बारी से निकल रहे थे। वहां लाइन था कि आप अभी निकलेंगे, फिर ये निकलेंगे, फिर ये निकलेंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों से सारी गाड़ियां एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें,
वो हम भी करते थे। हमारा G20 हुआ था तो हमने बताया कि पलिए जाएंगे, पलिए जाएंगे, पलिए जाएंगे, ऐसा वो सुरक्षा कारणों से होता है। रूसी राष्ट्रपति रुके रहे। अब जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने उनको आदर से अपने गाड़ी में चलने का निवेदन किया और उनको गाड़ी में बैठे हुए रूसी राष्ट्रपति ने अपने ऑफिशियल चैनल वो ट्विटर हैंडल पर, जिसको एक्स बोलते हैं, उसको पोस्ट किया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी उस फोटोज को पोस्ट किया। बताया जा रहा है कि उस सभा स्थल से वो होटल की दूरी 5 मिनट की थी, लेकिन 5 मिनट पहुंचने के बाद उस गाड़ी के अंदर 45 मिनट तक 1-to-1 वार्ता हुआ। अब अगर हमारे देश के दुश्मन लोग उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो अब उनके आंखों के नहीं नजरिए की जांच की जरूरत है, क्योंकि नजर उनका ठीक है और नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। जिनका नजरिया ही खराब हो उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में नजर के डॉक्टर मिलते हैं, नजरिए का नहीं। नजरिया तो हालात से ठीक होता है। कुछ हालात सुधरे हैं, आगे और सुधरेंगे तो यह लोग स्वतः ठीक हो जाएंगे, क्योंकि समय इनका इलाज करेगा, इंसान नहीं कर सकता। मित्रों, 45 मिनट तक उस गाड़ी के अंदर 1-to-1 मीटिंग में, जहां कोई नहीं है, जहां की बात कहीं लीक नहीं हो रही है, क्योंकि वो गाड़ी रूसी राष्ट्रपति की रूसी मेड गाड़ी थी, जिसमें सारे तकनीशियन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सारे गैजेट्स रूस के बने थे और वहां का स्टाफ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो भी रूसी था, जो सिक्योरिटी था वो भी रूसी था। बताया जा रहा है कि जब 1-to-1 मीटिंग होने लगी तो उसमें सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति थे, बाकी स्टाफ बाहर निकल गया था। तो 45 मिनट तक तो और किसी मुद्दे पर बात हुई नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि रूस और भारत के बेहतरी पर बात हुई होगी। और इसको आप कूटनीति में क्या मानते हैं? मैं तो इसमें बहुत बड़ा लेसन और सिग्नल मानता हूं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कहने के लिए रूस से तेल लेने का बहाना बना करके टैरिफ लगा रहा है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि रूस से तेल लेना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है भारत का विकास और भारत की बढ़ती शक्ति। भारत पाकिस्तान के झड़प के बाद अमेरिका ने देखा कि भारत की तकनीकी क्षमता कितना मजबूत हो गई है। अब भारत हम पर डिपेंड नहीं रहा है किसी भी क्षेत्र में, और यह अमेरिका को पसंद नहीं है। इसीलिए भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए वह टैरिफ का चाल चला है। जब हमारा परमाणु टेस्ट हुआ था तब भी अमेरिका ने सेंसर लगाया था भारत पर, क्योंकि उसको नहीं मंजूर था कि भारत परमाणु बम संपन्न देश बने। उसे लग रहा है कि हमारे पास ही बम हो, अगर भारत को जरूरत पड़े तो हमसे ले, या हमारे पास बम हो उससे डरे। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल रहने वाले, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के ही शागिर्द हैं, तो यह अटल कैसे नहीं रहेंगे? अमेरिका ने यह कैसे सोच लिया? लेकिन खैर, वह 45 मिनट की 1-to-1 मीटिंग सीधे अमेरिका को जा रही थी कि 2 राष्ट्राध्यक्ष, 2 बड़े मुल्क एक साथ 45 मिनट एक गाड़ी में बैठ करके कर रहे हैं। तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन थी, बियॉन्ड द स्क्रिप्ट था, कोई खाका में नहीं था, हर तरह की बात हुई होगी। अगर इसको कूटनीतिक विजय और भारत के प्रभाव नहीं मानेंगे तो मैंने जैसे कहा कि नजर का इलाज होता है, नजरिए का नहीं होता है। मित्रों, वीडियो लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो बंद करने से पहले 2 महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। एक बात आप जानिए कि भारत के अभी वाले प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी भारत के हितों की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा सकते हैं। अमेरिका से टकराहट इसका ताजा उदाहरण है। जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार जैसा लीक से हट करके नारा लगाया था, हालांकि मैं उसका विरोध किया था, अब भी कर रहा हूं, लेकिन जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हद से ज्यादा तक भारत के प्रधानमंत्री गए थे, जब भारत के हितों की बात आई तो उससे 1 सेकंड नहीं लगाए संबंध तोड़ने में, उसको आंखें दिखाने में, भारत का हित बताने में। और बाकी जो स्क्रिप्ट है वो सबके सामने, उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। अब कोशिश आप यह करें कि यह सिलसिला अनवरत जारी रहे। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के 4 लफंगे आए और हमारे मुंबई को दहला दें और हम कहें कि नहीं, अटैक मत करो, भारत का मुसलमान बिदक जाएगा, या कोई और दबाव की वजह से ना करो। अब की बार वाला आदमी कहा है कि अगर उन्होंने 4 मारा है तो 40 से नीचे तो सुन ही नहीं सकते। पहलगाम में हमारे 5-6 लोगों की निर्मम हत्या हुई, दुखद है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो उसके बदले में
5 एयरपोर्ट पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए। अब उसके रिपेयर में कितना रुपया और कितना दम लगेगा यह पाकिस्तान से पता करिएगा। और कितनी जानें वहां के फौजियों को ली गई है वो वहां के चैनलों को देख करके समझ जाइएगा। तो यह 5 के बदले 500 और 5000 वाला नेतृत्व है, आपका शीश झुकने नहीं देगा। भरोसा रखिए और भरोसा को कंटिन्यू रखिए। इन्हीं निवेदन के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सलाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की।